प्रायोरिटी। महबूबा जी कह रही हैं कि फिक्सिंग है ये, मतलब कि एनसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में समझौता हो गया, जनता के मुद्दे नहीं उठ रहे, 370 नहीं हो रहा। और ये जो जमात के कई लीडर जो अंदर हैं, उन्होंने कहा था कि जैसे हमारी सरकार बनेगी हम उनको रिलीज कर देंगे जो दूसरे बाहरी जेलों में बंद है। तो कह रहे हैं कि आपकी फिक्सिंग हो गई है, आप मिल गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। बहुत बड़ी लीडर है जी, मैंने उनके साथ 20 साल काम किया है। में ये बात चल रही थी, जनता भी ये सोच रही थी, जब उमर साहब वहां पर मिलकर आए अमित शाह जी से, यहाँ से सुनील शर्मा जी कह रहे थी कुछ तख्ता पलट होने वाला है, भाजपा और एनसी मिलने वाली है, क्यास लगाई जा। शाहरुख खान ने एक बात बताई, आपने सुना? फिल्में देखते नहीं, मैं तो फिल्में देखते हाँ नहीं, उसने एक इंटरव्यू में कहा हम में और सियासतदानों में एक फर्क है। नमस्कार, मैं हूं ललित खजूरिया और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। जावेद बेग जी हमारे साथ हैं, विधायक हैं बारामूला से, और एक ऐसी सरकार के या पार्टी के विधायक हैं जिसे इतने अख्तियार ही नहीं है कि वो बड़े फैसले ले सके। और अब असेंबली चल रही है और जनता भी देख रही है, वो भी समझ रही है कि ड्यूअल पावर सिस्टम किस तरह से जम्मू कश्मीर के लिए ये घातक साबित हो रहा है या फिर लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। बजट सेशन चल रहा है, इनसे बातचीत करेंगे। सर स्वागत है आपका। शुक्रिया जी, शुक्रिया। परेशान तो आप भी हो गए होंगे कि वो असेंबली और इस असेंबली में जबरदस्त जमीन आसमान का फर्क है। पहले ये ब्यूरोक्रेट्स हमारे इशारे पर नाचते थे, मतलब नाचने का मतलब काम करते थे, और अब ये हमें ही वो देखते हैं डायरेक्शन, नहीं जी ये नहीं होगा। ये एक लोगों में परसेप्शन तो ये है, लेकिन जितना परसेप्शन है उतनी हकीकत नहीं है। अच्छा। हाँ, उतनी हकीकत नहीं है जितना लोगों में ये परसेप्शन है कि शायद उमर साहब कोई फैसला करने के अहलियत नहीं रखते या फैसला ले नहीं सकते, कि ब्यूरोक्रेसी हर्डल्स क्रिएट कर रही है। ये परसेप्शन दुरुस्त नहीं है। लेकिन जब आईनी और कानूनी तौर डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाता है, जो पहले किसी एक जगह फैसले लिए जाते थे, अब एक जमहूरियत में जो मैकेनिज़्म था उसमें एक बड़ी तब्दीली ये हुई है कि अब आप यूनियन टेरिटरी, ये बड़ी एक तब्दीली हुई है। इसको आप इंसाफ के तकाज़ों पे जब तोलेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये इंसाफ नहीं है, जमहूरियत के लिए ये मुनासिब नहीं है। दिल्ली का यूनियन टेरिटरी होना दिल्ली की मजबूरी है, क्योंकि वहाँ सीट ऑफ पावर है, वहाँ ही तो हमारी पार्लियामेंट है, वहीं पर हमारे प्रेसिडेंट है, वहीं पर हमारे कैबिनेट है, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन ये जो जम्मू कश्मीर है, इसका रियासत का होना बड़ा ज़रूरी है, और जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, इख्तियारात उनको मुंतकिल पूरे का पूरा होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जवाबदेही हमारी है। देखें, इस वक्त कोई अच्छा काम अगर होगा उसका क्रेडिट तो सबको जाएगा, लेकिन अगर कोई कहीं कोताही हो जाएगी वो सारे का सारा हमारे हिस्से में आएगा। तो लिहाजा जब आप मुकम्मल रियासत का दर्जा बहाल करेंगे तो उसके बाद उमर साहब मुकम्मल तौर से जवाबदेह होंगे। अभी तक वहाँ आधे का जवाबदेह हम हैं, आधे के हम नहीं हैं इस वक्त, है ना? तो लिहाजा जो इक़्तिदार में जितना शामिल है उसका जवाब उतना ज़्यादा होगा, तो लोग ये भी समझते हैं। दूसरा ये है सर कि मैंने जैसे सवाल किया था ब्यूरोक्रेसी ये वो, विधायकों, अब जैसे लोग देखो, हम तो बात करेंगे जनता की, जनता कहती है कि विधायकों की सुन नहीं रहे हैं ये ब्यूरोक्रेट्स, क्या ऐसा है? नहीं, ये बात गलत है। मैं आपको कोई आपने कुछ कहा? मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि देखें, आप लोगों का बिल्कुल अपनी जगह, जो लोगों की ख्वाहिशात और तकाज़े हैं दुरुस्त हैं, लोगों की मजबूरियाँ हैं। पानी चाहिए, बिजली चाहिए, अच्छा एजुकेशन चाहिए, हेल्थ सेक्टर में लोगों को राह चाहिए, सरकार की ज़रूरत है, यहाँ पे लोगों को रोज़गार चाहिए, सारी ख्वाहिशात हैं लोगों की। और जो हमारा एमएलए का इंस्टीट्यूशन है, इससे लोग ये सब एक्सपेक्ट करते हैं कि ये एमएलए हमने चुन लिया, अब हमारे सारे जितने मसाइल हैं वो हल होंगे। मामला आप जानते हैं, मामला इस तरह के नहीं होते। तो ये एक इशू रहेगा, ये चैलेंज रहेगा। और सिर्फ ये उमर साहब जो मुख्यमंत्री है उन्होंने भी कह दिया था कि भाई साहब जनता इतनी उम्मीदें ना करे कि पहले ही बजट में मैं सब कुछ कर दूंगा, 5 साल के लिए हमें वोट मिला है, तो 5 साल चलनी है ना। देखें, ये हुकूमत 5 साल चलेगी, जमहूरी हुकूमत है, इसको 5 साल चलना है और लोगों के सामने जवाबदेह होना है। जो हमारे पास रिसोर्सेज होंगे उन्हीं रिसोर्सेज के अंदर रहकर हमने काम करना है। हमने रिसोर्सेज जो हैं उनको बढ़ाने की कोशिश करनी है। हमारे पास बर्निंग इश्यूज हैं इस वक्त, सबसे बड़ा इशू है हमारे पास डेली वेजर्स का, उसको एड्रेस करना है।
हाँ, डेली वेजेस डेली वेजेस। दूसरा सबसे बड़ा इशू जो मुझे नज़र आता है वो हेल्थ सेक्टर है। जिसको मजबूत करते हैं। हेल्थ सेक्टर में आप देख रहे हैं कि जितना जो जो आप जाएं यहाँ जम्मू मेडिकल कॉलेज का हाल देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ एक ऐसा लगता है जैसे कोई सियासी जलसा हो। लोगों पे लोग, एक एक बेड में 3-3 आदमी। तो हेल्थ सेक्टर हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, पीएचई हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, और उसके बाद फिर जो हमने कमिटमेंट्स की है अपने इलेक्शन में, उसके बाद वो हमारी प्रायोरिटी। महबूबा जी कह रही हैं कि फिक्सिंग है, ये मतलब कि एनसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में समझौता हो गया, जनता के मुद्दे नहीं उठ रहे, 370 नहीं हो रहा, और ये जो जमात के कई लीडर जो अंदर हैं, उन्होंने कहा था कि जैसे हमारी सरकार बनेगी हम उनको रिलीज कर देंगे जो दूसरे बाहरी जेलों में बंद हैं। तो कह रहे हैं कि आपकी फिक्सिंग हो गई है, आप मिल गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। बहुत बड़ी लीडर है जी, मैंने उनके साथ 20 साल काम किया है, एक साथी की तरह काम किया है। तो मैं उनके बारे में सिर्फ इतना कहूँगा कि महबूबा जी इस वक्त बहुत गुस्से में, और जब कोई गुस्से में होता है तो वो बहुत कुछ ऐसा कह जाता है। गुस्से में क्यों है? पार्टी बिखर गई या हार गए? हाँ, कुदरती बात है। इतनी बड़ा एक एसेट उनकी नज़र में था जो डिस्ट्रॉय हो गया। तो यहाँ लोगों को गाड़ी की साइकिल टूट जाए उसका दुख होता है। तो इतनी बड़ी पार्टी के बिखर जाने का जो दुख है, गुस्सा है, वो कहीं ना कहीं आपको उनकी स्टेटमेंट्स में नज़र आएगा। और चूंकि उनका रुतबा इतना बड़ा है मेरी नज़र, तो मेरे लिए ये मुनासिब नहीं है कि मैं उनके एहतराम का ख्याल रखते हुए। लोगों के जहन में ये बात चल रही थी, जनता भी ये सोच रही थी, जब उमर साहब वहाँ पर मिलकर आए अमित शाह जी से, यहाँ से सुनील शर्मा जी कह रहे थी कुछ तख्ता पलट होने वाला है, भाजपा और एनसी मिलने वाली है, क्यास लगाए जा रहे थे। देखिए, मैं आपको बताऊं, परसों शाहरुख खान ने एक बात बताई। आपने सुना? फिल्में देखते हाँ, नहीं, उसने एक इंटरव्यू में कहा हम में और सियासतदानों में एक फ़र्क है। उसने कहा जो हम लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री के, हम लोगों के सामने एक दूसरे के गले मिलते रहते हैं, अच्छा, लेकिन प्राइवेट लाइफ में हम एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। का सियासतदान लोगों के सामने एक दूसरे के साथ झगड़ते रहते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे सब एक होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है सर। मैं आपको ये बताता हूँ, ये मेरा इशारा इस तरफ है कि ये जो 90 आदमी अंदर है ना, 90 आदमी, अल्लाह की कसम जितने एमएलए हैं, मैं कसम खा के कहता हूँ इस मासियाम में हम सबको रात को नींद नहीं आती कि किस तरह कॉन्स्टिट्यूंसी का कुछ बनना चाहिए। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के कहता हूँ। मेरा एक गाँव हाजी बाल एक है, मैं परेशान हूँ कि मैं उस हाजी बाल को किस तरह से टूरिस्ट मैप पे लाऊं। कल रात को मैं सोच रहा था कि अगर इन्होंने मुझे ग्रांट्स पर मौका नहीं दिया बात करने का, तो मैं अपने लोगों की बात कैसे करूं। ये जो हम अंदर लोग हैं ना, मुझे आप कसम करवा लें, जिस गुरुद्वारे में ले जाएंगे, जिस मस्जिद में ले जाएंगे, अल्लाह की कसम हमारा सुकून इसी चीज़ में होता है। किसी तरह हमारे लोगों को ये बड़ी शर्मिंदगी होती है जब हम किसी को फेस करते हैं और वो डेली वेजर कहता है सर हमारा क्या किया। कोई गरीब बेवा कहती है कि हमारे वजीफे का क्या हुआ। कोई शख्स जो रोड कनेक्टिविटी है वो कहता है हमारे रोड का क्या हुआ। हम उसको, हमारे पास कोई लफ्ज़ नहीं होते, अल्फाज नहीं होते, कोई तसल्ली बख्श तरीका नहीं होता कि उसको हम ये बता सकें यार तुम्हारे वोट की वजह से हम तो यहाँ खड़े हो गए, पर हमारे यहाँ खड़े होने से तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा। तो ये एक चैलेंज है और सिंसियरिटी के साथ इस चैलेंज को हम 90 आदमी में हल करना है। अभी मुबारकुल जी ने एक सवाल पूछा था अपनी सरकार से अनएम्प्लॉयमेंट का, जवाब आया कि 2019 के बाद घटी है अनएम्प्लॉयमेंट। मैनिफेस्टो में तो आपने कहा कि नंबर 1 हो गया जम्मू कश्मीर बेरोजगारी में, इधर सरकार कह रही है कि बेरोजगारी कम हुई है। तो क्या चक्कर समझ में नहीं आ रहा है। आपको बताता हूँ, ये जो असेंबली है ना, इससे पहले मैं ये बताऊं कि जो हमने ये डिस्कस किया है, ये जो एम्प्लॉयमेंट में हमारी डिग्री ऊपर चढ़ी है अनएम्प्लॉयमेंट में, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फिगर्स हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फिगर्स हैं, ये हम बहुतानी उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयमेंट में 1 नंबर पे है, अनएम्प्लॉयमेंट हम सबसे ऊपर है। लेकिन यहाँ पे जो अच्छा, जवाब दिया, अब ये जो जवाब है, तो ये जवाब जब बनता है, मैं आपको बताता हूँ ब्यूरोक्रेसी का तरीका क्या होता है। मैं सवाल देता हूँ, वो सेक्रेटरी साहब के पास जाता है। अच्छा, सेक्रेटरी साहब स्पीकर साहब से इजाज़त लेके तो भेजते हैं यहाँ
सेक्रेटरीट में। पूरा बना के हाँ, दीजिए। R&B सेक्रेटरीट में गया कमिश्नर साहब के पास, कमिश्नर साहब भेजेंगे चीफ इंजीनियर के पास, चीफ इंजीनियर भेजता है सुपरिटेंडेंट के पास, सुपरिटेंडेंट भेजता है एक्जन के पास, एक्जन भेजता है कंसर्न्ड एसओ के पास, एसओ बनाता है जवाब। अच्छा, तो ये जवाब एसओ, ये जो एसओ जवाब लिखता है वो मिनिस्टर खड़ा होकर पढ़ता है। अच्छा, तो ये गड़बड़ी Yes. होगी एसओ की। ये जो नहीं, ये बदकिस्मती है, ये मुल्क की सतह पर भी और यहाँ भी। और मैंने पिछली बार भी एक पिछली असेंबली में भी ये रिक्वेस्ट की थी अपने मिनिस्टर से कि जब आप जवाब देते हैं तो इसके पीछे कोई ऐसा आदमी होना चाहिए जो रेस्पॉन्सिबिलिटी ले, समझ गए। है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि जो जवाब वहाँ से आता है वो हकीकत से कोसों दूर है। हकीकत मुझे ये नज़र आती है कि डिक्लाइन नहीं है यहाँ एम्प्लॉयमेंट जो है वो लोगों को पिछले 5-6 साल में कम हो और उसके दरवाजे भी बंद कर दिए गए। न सिर्फ ये है कि कभी अगर इस पे बात हो तो मैं आपको ये एक वजाहत करूँगा कि जब आप कोई इंस्टीट्यूशन क्रिएट करते हैं, अब आप को ये मालूम होगा लेकिन मैं लोगों तक ये पहुँचाना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर आपने एक PHC ये क्रिएट हुआ, ये क्रिएट कैसे होता है? क्रिएट तब होता है जब प्लानिंग डिपार्टमेंट इसकी पोस्ट क्रिएट करती है, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर का बंदोबस्त रखती है और ये भेजती है किसको? फाइनेंस को। फाइनेंस वाले इसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन देते हैं और वो वहाँ से क्लियर करते हैं। प्लानिंग से क्लियर हो गया, फाइनेंस से क्लियर हो गया, फिर जाता है पेरेंट डिपार्टमेंट के पास, वहाँ से जाता है कैबिनेट में, कैबिनेट इसको अप्रूव करती है। और जब ये इंस्टीट्यूशन अप्रूव हो गया, इंस्टीट्यूशन बन भी जाता है, खड़ा भी हो जाता है, इसको पूछते हैं डॉक्टर कहाँ है? ये तो क्रिएटेड है, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन भी इसकी आपने क्लियर किया है, डॉक्टर कहाँ है? अभी जी पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफर होगा। तो पब्लिक सर्विस कमीशन एक ऐसा मरगुजार है कि जहाँ से मुर्दा वापस मर के ही कोई निकले तो निकले। तो इस तरह जब वहाँ कागज जाते हैं तो वहाँ कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। मैं बड़ी इज्जत के साथ उनकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि लोगों की ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं, ओवर एज हो जाते हैं और वो 10 से मस डेली वेजेस के पास आऊँगा, फिर मैं बंद करूँगा आप, क्योंकि आपने बहुत इंटरव्यू दे दिए, आप भी थक गए होंगे। डेली वेजेस को लेकर अब मैंने उनके साथ एक डिबेट की, वो कह रही है फिरकी देंगे हमें, ये कह रहे कमेटी खेलते रह रहे हैं। 2014 में फाइनल ठप्पा लग जाना था, फिर वो कहते ये हो गया। देखिए इस वक्त गवर्नमेंट के पास सबसे पहले है कि एक फिगर, कि एक्चुअल फिगर है क्या। वो कह रहे थे वो तो 2014 में नहीं 14 के बाद आज उनको कहीं 25 है। कितने लोग रिटायर हुए हैं? हाँ, वो कम हो गए। कितने क्या पता है? नए कितने लगे हैं किसको पता है? नोबडी एक्चुअली नोज इट। एक्चुअल फिगर कितना है ये देखना है। अब जी ये फिगर मालूम भी कर लिया, ये फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं देखनी है जो मैंने अभी आपको कह रहा था, क्योंकि आप बजट में जब तक इसको रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, जब तक इसको पास नहीं करवाएंगे तो आप देंगे कहाँ से? तो आपने इसको बजट में रिफ्लेक्ट करना है जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होगा। अब बजट में रिफ्लेक्ट करने से पहले पैसा कहाँ है? पैसा तो होना चाहिए ना प्लानिंग के पास। जब तक पैसे का बंदोबस्त नहीं करेंगे और इसको बजट में रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे तो आप कैसे? तो सर फिर आपने जो वादे किए हैं जो पूरे करने हैं, तो पैसा है ही नहीं है, तो फिर किस तरह से पूरा करेंगे आप? ये एक सफर है, मैंने आपको ये कहा धीरे धीरे कमाई होगी। ये देखना है कि इसका बहुत मसला हल हो जाएगा जब स्टेटहुड बहाल होगा। बहुत सारा मसला तब हल होगा। 3 चीज़ें याद रखिए। एक ये कि स्टेटहुड का बहाल हो जाए, दूसरा ये कि जो अपोजिशन के लोग हैं खासकर बीजेपी वाले, इनको भी ये एहसास होना चाहिए कि ये जो डेली वेजर्स हैं ये इनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी ट्रेजरी बेंच वालों की है। तो जब ये हाउस ये फैसला करेगा और मुल्की सतह पर इस फैसले को एक्सेप्ट किया जाएगा तो ये सारे मसले हल। स्टेटहुड के कोई प्रावधान कोई है, कोई लाने की चर्चा करने की जरूरत है? लाओगे यहाँ पे? चर्चा हो सकता है, चर्चा भी हो, लेकिन एक बार कैबिनेट ने वो पास किया है स्टेटहुड का, और फिर क्या चर्चा करेंगे जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कमिटमेंट की हो। तो जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कमिटमेंट की है कि मैंने देना है तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह वो जरूर देंगे। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करते हुए। तो स्टेटहुड का मसला जो है, वो फैसला जो है, वो प्रधानमंत्री जी ने वादा किया, प्रधानमंत्री जी के वादों पर पूरा इन्हें यकीन है ये सब होगा। लेकिन सवाल उन्होंने एक ज़बरदस्त, जो हमने सवाल किया उसमें एक ज़बरदस्त जवाब दिया कि जवाब जो तैयार करते हैं उसमें गड़बड़ी होती है। यहाँ से विधायक अपना सवाल भेजता है कंसर्न उस पर, और वहाँ से होकर वो जवाब तैयार होता है और उस
जवाब में आंकड़ेबाजी होती है। और यही आंकड़ेबाजी असेंबली में जब मुबारक गुल साहब ने सवाल किया कि बताइए यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का जो है वो रेट बढ़ा है या घटा है, उन्होंने कहा 2019 से बेरोजगारी कम हुई है। अब सोचिए, जिस यूटी में जब असेंबली के चुनाव होते हैं तो यहाँ पर एक मैनिफेस्टो बनता है एनसी की तरफ से कि बहुत बड़ी बेरोजगारी है, लेकिन वही जब एनसी की सरकार बनती है तो वो कहती है बेरोजगारी कम हुई है। तो किस पे यकीन हो, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।